कौल साहब, कौन एमओयू से पीछे हट रहा है, ईरान या अमेरिका? हाँ, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी, आपके पैनलिस्ट को नमस्कार एंड ऑल योर दर्शक। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रेज़ किए गए। पहली बात तो इस टाइम जो ईरान कर रहा है, वो अमेरिकन इंटरेस्ट को तो डेफ़िनेटली डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन लोकल जो गल्फ़ की इकोनॉमीज़ हैं, उसको वो टारगेट कर रहा है। और ये मत भूलिए, वो जो शिप्स जा रहे थे, जो एलएनजी का शिप था कतार का, जो सऊदी का फ्यूल टैंकर्स थे, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को सप्लाई के लिए जा रहे थे। तो कहीं न कहीं ये एक तरीके का मुझे लगता है बुलिंग स्कैम चल रहा है, जिसको अब जो ट्रम्प ने बात करी कि वो फेड अप हैं और ऑब्वियसली ही कॉल्ड देम अ स्कम व्हिच इज़ आई डिस मतलब इनएप्रोप्रिएट टू कॉल अ नेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट शोज़ कि कितनी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है इस टाइम और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को होस्टेज रखा जा रहा है। अभी हमारी मार्केट्स ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंडिंग पे बहुत बड़ा गिराव दिख रहा है। और ये वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था, आप तो अर्थव्यवस्था के चैनल भी हैं, तो ये बहुत ही नेगेटिव संकेत है। और मुझे लगता है अनफॉर्च्यूनेटली जो मेरे पहले फियर्स थे कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोलैप्स हो जाएगा, वो कहीं न कहीं बिल्कुल ट्रू दिखते हुए कई हफ्तों से आ रहे हैं और अब ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब मुझे जो दिख रहा है, दिस विल नॉट टर्न गुड फॉर ईरान, शायद और बम्बार्डमेंट जिसके ऊपर ट्रम्प बात कर रहे थे, जिससे नेट नेट किसी का फायदा नहीं होगा और डेवास्टेशन होगी। लेकिन ये भी बात सही है जो आपके पैनलिस्ट ने बोला, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी जी का जो इस टाइम फ्यूनरल प्रोसेस चल रहा है, उससे इमोशंस हाइलाइटेड हैं। और कोई भी ऐसी आवाज़ जो पीस की बात करे, सीज़ फायर की बात करे, फॉरगिवनेस की बात करे, उसे एक ट्रेटर घोषित किया जाएगा। चरमपंथी रूढ़िवादी लोगों की आवाज़ इस टाइम ईरान में ज़्यादा सुनी जा रही है। प्रेज़िडेंट भी अगर आप देखें, उनके जो कल हमने जो यहाँ पे जब इनके अटैक्स हुए, तो उसके बाद यूएस ने तकरीबन 80 टारगेट्स को हिट किया है कल रात को, जिसके अंदर कोस्टल रडार सिस्टम थे, एयर डिफेंस सिस्टम थे और जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी की गार्ड कोर्प्स की फास्ट अटैक बोट्स हैं, जो सबसे बड़ी न्यूसेंस हैं, उसकी तकरीबन 60 बोट्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और री-सैंक्शंस लगाई। और साथ में अब नेटो के जो समिट अंकारा में हो रही है, प्रेसिडेंट ने उधर से क्लियरली एक संकेत दिया कि हम फेड अप हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब ऑलमोस्ट एक पेपर के जैसा दिख रहा है। नहीं, लेकिन इसकी इसमें कौल रिटेलिएशन में साहब, आईआरजीसी ने दरअसल कल मैं अटैक्स भी किए मैं मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता ड्रोन। हूं कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में एमओयू में ये हो गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज धीरे धीरे करके ईरान खोलेगा, तो 3 जहाज जिस पर ईरान ने हमला किया उसको ओमान की तरफ से गुजरने की क्या जरूरत थी? अगर वो चाह रहा है, ईरान ने कहा कि भाई इधर से गुजरिए, हम देख सकें क्या सही क्या जा रहा है, तो आप उस ईरान की बातों को अनदेखी करके वहां से क्यों गुजर रहे थे? या मैं इस जड़ पे तो आता हूँ, वही। बस 1 सेकंड में कंप्लीट करना करना चाह रहा था कि कल जो अटैक ईरान ने वापस किए, फुल फ्लेजेड अटैक, जिसमें हाँ। बैलिस्टिक मिसाइल्स और 13 होस्टाइल ड्रोन्स, जो बहरीन जिसमें यूएस की 5th नेवी फ्लीट है और कुवैत, उसके ऊपर काफ़ी हेवी अटैक्स हुए हैं। और अभी जो हम्म। लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी शायद एक और वेव ऑफ ड्रोन अटैक आने वाला है और कुछ हद हम्म। तक दिख रहा है ऑलरेडी बहरीन और कुवैत के ऊपर दोबारा। तो वो हम्म। सिविलियन टारगेट्स को भी हिट कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम्म। वो बस आर्मी इंस्टॉलेशन को हिट करते हैं, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन होगी और पूरी मिडल ईस्ट इकोनॉमी को शेक करने की पूरी ईरान की कोशिश है। आपकी जो बात दूसरी है, पहले से ही अमेरिका का एक क्लियर स्टैंड है कि ये एक नेचुरल वाटरवे है। इसके ऊपर आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते और आप ही के राउट से चीज़ें निकलेंगी, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये मत भूलिए कि पूरी दुनिया की 20% की जो ऑयल और एनर्जी का राउट यहाँ से जा रहा है, अगर सब देशों ने एक साथ ठान लिया कि वी आर सिक एंड फेड अप, तो ऐसे तो फिलीपींस और देश भी उसके ऊपर, चाइना बोलेंगे कि ठीक है, ईरान का जो तेल चाइना जा रहा है, हम उस पे लगाएँगे टैरिफ, हमारे से पूछ के जाएगा। इंडिया भी कह सकता है। वैसे तो वर्ल्ड के पूरे नेचुरल वाटरवेज और जो राउट्स हैं, वो सीज हो जाएँगे अगर आप इस पेंडोरा बॉक्स से जिनको निकालेंगे, तो ये तो कहीं रुकेगा ही नहीं। फिर तो बहुत हम्म। सारे और नेचुरल वाटरवेज हैं जिसके ऊपर आप क्लेम लगाएँगे और ये करते रहेंगे। देखिए, ये नेचुरल वाटरवे है, मैरीटाइम लॉज़ का कुछ मतलब होता है कि हम लोग के अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि चीज़ें फ्रीली मूव करेंगी। अब हम्म। ईरान जो भी एक्शंस कर रहा है, उसका इस वाटरवे को कंट्रोल करने का पूरी तरीके से कोई राइट नहीं है और यही यूएस का भी स्टैंड हमेशा से रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। और दूसरा हम्म। एरिया जिसके ऊपर चोक पॉइंट है, वो न्यूक्लियर।
जिसके ऊपर कहीं न कहीं हमें दिख रहा था कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें अंडर द वाटर मूव कर रही हैं। लेकिन हम्म, अमेरिका का क्लियर स्टैंस है कि ये ईरान के हाथ में हरमुज़, ईरान मतलब आईआरजीसी के हाथ में हरमुज़ नहीं हम छोड़ेंगे, और ये क्लियर संकेत है। लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली ईरान वापस अपने उसी बुलिंग स्ट्रेट में आके अपने लोकल जो कंट्रीज़ हैं, आप देखिए कतर जो कि नहीं मीडिएटर नहीं है, उस पे इसमें नहीं फायर नहीं कर इस रहा है। इसमें नहीं नहीं पाकिस्तान पे हम लोग करे, थोड़ा सा हम लोग अगर भटक ना इतनी जाएं, हिम्मत है ईरान क्योंकि में, नहीं नहीं कॉल साहब अ हम अगर लोग भटक ना जाएं, क्योंकि इस पे मैं आऊंगा। तनेजा साहब से इस पे जवाब चाहूंगा। तनेजा साहब उस पूरे इलाके को काफ़ी वर्षों से जानते रहे हैं। मैं एक सवाल और आपसे पूछूं कि एमओयू के पॉइंट नंबर 5 जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एडमिनिस्ट्रेशन की बात लिखी गई है, कहीं यहाँ नहीं लिखा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज नेचुरल वाटरवेज है और इस पर ईरान का अधिकार नहीं होगा। उसमें साफ तौर से लिखा है कि ईरान और ओमान दोनों आपस में बातचीत करेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बातचीत उठाएंगे। तो वो उस एमओयू के साइन करने के बाद आप कैसे ईरान से अपेक्षा रखते हैं कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दखल हटा दो? पॉइंट नंबर 5 के 4 लाइन आप पढ़ के देख लीजिए, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ईरान इस पर से अपना अधिकार हटा लेगा। जी हाँ, अधिकार हटाना एक बात होती है, लेकिन नेगोशिएटर के ही वेसल्स पे अटैक करना एक दूसरी बात होती है। आप देखिए, कतार की ही वेसल को उन्होंने उड़ा दिया। अगर इतनी हिम्मत है ईरान में, तो दूसरा नेगोशिएटर जो पाकिस्तान लेफ्ट साइड बैठा है, उन पे अटैक करिए। और मुझे जो दिख रहा है अभी, जो यहाँ से व्हाइट हाउस के हमारे जो ट्वीट्स आ रहे हैं, कुछ अगर आप देखें, कुछ तो उसपे बिटवीन द लाइन्स ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट थिंग वी गोना आस्क पाकिस्तान टू, कि वो भी अपना वहाँ पे जो उसकी नेवी लगी हुई है, वो ईरान के आते हुए शिप्स के ऊपर चुंगी लगाए। टारगेट ओनली ईरानियन शिप्स। तो यही चलता रहा ठीक है, तो वो एक वापस कंप्लीट ब्लॉकेज की हाँ, तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमने जो ब्लॉकेज हटाने शुरू किए थे, वापस से वो नाकेबंदी हम लगा सकते हैं। तनिया साहब, मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछूं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, चूंकि सारे मामले की जड़ वही है और अभी जो दोबारा से सीज फायर टूटने की बात की जा रही है उसके पीछे भी जड़ वही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से से 3 जहाज गुजर रहे थे। ईरान का कहना है कि भाई आप को यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए था, ये एमओयू का उल्लंघन है, हमने इसलिए उस पर हमला किया। पहली बात कि ईरान के इस दलील में कितना दम है, और दूसरी बात जो मैंने अभी कॉल साहब से पूछा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई जो प्रावधान एमओयू में आपने लिखे थे, उसमें तो कहीं ये था ही नहीं कि ये नेचुरल वाटरवेज है, इस पर ईरान अपना अधिकार हटा लेगा और आवाजाही सामान्य हो जाएगी। फिर ईरान को क्यों कटघरे देखिए, पे खड़ा करना? नहीं नहीं लक्ष्मी जी, ज्यादातर जो शिप निकल रहे हैं वो तो ईरान की तरफ से निकल रहे हैं। हम्म, कुछ जहाज जो है वो मांद्र, अगर आप रेशो में जाते हैं तो लगभग हम्म, जो है वो 70% जहाज तो वो ईरान के नजदीक से होके निकलते हैं। बिल्कुल। 30% हम्म, जहाज है वो ओमान की तरफ से निकलते हैं। हम्म, और ईरान और ओमान के अंदर जो है काफी लगातार बातचीत हो रही है। वो दोनों मिलके हम्म, फ्यूचर में जो है वो चाहते हैं दोनों मिलके उस पर काम करें, चाहे वो टैरिफ लगाएं, टोलिंग लगाएं या एडमिनिस्ट्रेटिव फी लगाएं, उस पर बातचीत हो रही है। देखिए, जो आईआरजीसी की बोट्स ने हमला किया खासतौर से कतारी एलएनजी टैंकर पे, और वो कतार जो ज्यादातर पैसा वही देने वाला है ईरान को, हम्म, वो कतार जिसके बड़े अच्छे जो है संबंध है ईरान से। अब देखिए ना, पाकिस्तान इतना सफल नहीं हुआ था, आखिर में जो एमओयू साइन हुआ वो कतार की वजह से हुआ, क्योंकि हम्म, उनके हम्म, दूसरे तरह के संबंध हैं। इसलिए हम्म, मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कोई बड़ा मुद्दा है, या उसकी वजह से ये एस्केलेशन हो रहा है। ये एस्केलेशन हम्म, की वजह, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, वो असली वजह ये है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। आप उसको इजरायली लॉबी बोलें, या जो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ईरान जो है इससे एमओयू एमओयू कोई समझौते की जरूरत नहीं है, इनको हम हम्म, बहुत नजदीक हैं और इनको फौजी रूप से या मिलिटरीली इनको फिक्स करना चाहिए। दूसरी हम्म, तरफ ईरान के अंदर जो है, ये बात सच है, ये अब उसको हम नकार के कुछ भी करें, लेकिन सच है कि जो आईआरजीसी या वो सारे लोग, में बहुत सारे लोग हैं, खासतौर से आजकल चूंकि वहाँ फ्यूनरल का सब वो चल रहा है तो इमोशंस काफी हाई हैं। तो वो लोग भी हैं जो कहते हैं भाई अमेरिका जैसे कंट्री से आप कैसे एमओयू साइन कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी वहां पे हुआ है, एमओयू जो साइन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है वो न्यूक्लियर का लेके आ रहा है। अमेरिका का ये कहना है कि हमारी एमओयू में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि आप ये लिखित देंगे कि आप आणविक हथियार नहीं बनाएंगे, जिससे अमेरिका पूरे विश्व को कह सके कि भाई यही हमारा मुद्दा था, इसीलिए हमने हासिल किया था और इसमें हमारी जीत हो गई। और इसको लेकर के अब ईरान जो है वो हिचक रहा है, वो उस पर बात नहीं करना चाहता। आज भी जब हम ये शो कर रहे हैं, हकीकत ये है कि अमेरिका के नेगोशिएटर
और ईरान के वो बातचीत कर रहे हैं। ट्रम्प साहब के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन बातचीत दोनों की चल रही है। बातचीत विड्रॉ हुई है ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया है। और उन्होंने दूसरा बयान हमें में ये नहीं, बोला भी कि नेगोशिएटर चाहे तो अपनी बातचीत करते रहे, लेकिन हमारा मानना है कि एमओयू नहीं रहेगा। मतलब ट्रम्प का अपना स्टाइल है बातचीत करने का। नहीं, ये ट्रम्प साहब का अपना एक स्टाइल होता है। जो नेगोशिएट कर रहे हैं उनके सन इन लॉ है और दूसरे उनके हाँ बिजनेस पार्टनर। ऐसा नहीं कि कोई वो वहां के फॉरेन सर्विस के लोग हैं। इसका हाँ। अगर वो वहां बातचीत कर रहे हैं तो जाहिर है वो ट्रम्प साहब के अपने लोग हैं। और देखिए, मैंने जैसे कहा कि ट्रम्प साहब के बयान, जिस तरह की भाषा, वो एक तरफ होता है, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो अंडरस्टैंडिंग ये आई कि वो आणविक जो मुद्दा है उस पर ईरान जो है दस्तखत करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो बात बीच में आ रही है। और कुल मिलाकर के जो प्रो इजरायली लॉबी अमेरिका के अंदर है और जिसका नेतृत्व वो बैठ करके नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री वो कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए ईरान के आगे। एमओयू जो है इसकी कोई वक़्त नहीं है और इसको ये जो है मतलब ये रद्दी का कागज है, इसको फेंकना चाहिए। ये इसको ट्रैक्शन मिल रहा है बात को काफी। उससे जो ट्रम्प साहब है काफी परेशान है। एक तरफ तो ईरान परेशानी पैदा कर रहा है क्योंकि ईरान का मत ये है कि अमेरिका युद्ध से निकलना चाहता है और ईरान का ये मत हैगा कि ये उनके पास है, अगर जो है उनके पास जो कैपेसिटी है कि वो एमओयू के बाद जो बातचीत है उसको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक ईरान को लगता है वो खींच सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, उनके पास स्टेमिना है। उनको लग रहा है अमेरिका के पास स्टेमिना नहीं है क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं, गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, लोग छुट्टियों में जाना शुरू करेंगे, सस्ता तेल चाहिए। अगर अमेरिका के करोड़ों लोग जब छुट्टियों में निकलते हैं और उनको वो तेल की कीमत देनी पड़े जो देने की आदत नहीं है, तो वो तो ट्रम्प साहब को कोसेंगे। उनको ट्रम्प साहब जल्दी में है कि इसको जल्दी एक किनारे। और ईरान का ये कहना है हमें जरूरत होगी तो हम वेट कर सकते हैं, हमको कोई जल्दी नहीं है। इसलिए ट्रम्प साहब परेशान है। इजरायली लॉबी का प्रेशर, ईरान का अपना तरीके से खेल खेलना। ईरान जो है वो अच्छा नेगोशिएटर साबित हो रहा है क्योंकि ईरान से जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स और नेगोशिएटर हैं। जो अमेरिका से नेगोशिएट कर रहे हैं वो बिजनेसमैन है, वो नेगोशिएटर नहीं है, वो डिप्लोमेट्स नहीं है। इसलिए जो काफी जो आपस में स्टेट और हॉर्मुज का मसला नहीं है, असली मुद्दा ये है। अब देखना ये होगा कि ट्रम्प साहब इसमें क्या कर पाते हैं, क्या जो प्रो इजरायली लॉबी है और इजराइल की जो ताकतें हैं, क्या वो उनको एमओयू को लेके आगे बढ़ने देंगे, या फिलहाल ये हो जाए फिलहाल हमले करके देखो क्या ईरान मानता है या नहीं मानता, और उसके बाद देखिए क्या होता है। ट्रम्प साहब हैं, इस पे मत जाइए वो क्या बोलते हैं, उस पे जाइए वो करते क्या है।